डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शिरीष के फूल जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। विराम। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। विराम। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। विराम। कर्णिकार और आर्गवद अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। विराम। वे भी आसपास बहुत हैं। विराम। लेकिन शिरीष के साथ आर्गवद की तुलना नहीं की जा सकती। विराम। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। विराम। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। विराम। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। विराम। फूल है शिरीष। विराम। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। विराम। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। विराम। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। विराम। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। विराम। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। विराम। पैरा। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। विराम। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। विराम। बृहत संहिता 55-13 अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। विराम। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेंखा, दोला लगाया जाना चाहिए। विराम। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। विराम। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। विराम। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। विराम। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। विराम। पैरा। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। विराम। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में ही प्रचार की होगी। विराम। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं, शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलव शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर,
मैं दूसरी बात कह रहा था विराम। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है विराम। यह भूल है विराम। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते विराम। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं विराम। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्पपत्र से मरमरित होती रहती है, शीर्ष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं विराम। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं विराम पैरा। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं विराम। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं विराम। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है विराम। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भूले हैं वे विराम। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे विराम पैरा। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सृष एक अद्भुत अवधूत है विराम। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता विराम। न ऊधो का लेना न माधो का देना विराम। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं विराम। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं विराम। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है विराम। जरूर खींचता होगा विराम, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था विराम। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं विराम। कबीर बहुत कुछ इस सृष्टि के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे विराम। शीर्ष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है विराम। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास विराम। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को विराम। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ।
संपूर्ण विराम।